हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग क्लास 12th फिज़िक्स का अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है अनंत तार। एक अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह जो टॉपिक है वह गॉस के नियम पर आधारित है, या हम कह सकते हैं गॉस के नियम का इसमें यूज़। तो एक अनंत तार हमने ले लिया है। अनंत तार का मतलब सिंपली हम कह सकते हैं काफ़ी लंबा जो तार है उसको हम लोग अनंत तार कह सकते हैं। एक ऐसा तार जो इसकी लंबाई एक अच्छी खासी लंबाई है वह अनंत तार हो जाएगा। तो इसके कारण किसी आर बिंदु दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वह होता है 2 k लैम्बडा बटे में आर। इसी को हम लोग के को ओपन करके यह भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोगों को देखना है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले वह कौन कौन सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ सके। तो पहला है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या है? यह 3 प्रकार से हो सकता है। एक रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? इसको लैम्बडा से दिखाते हैं। ये होता है क्यू बटे में एल, यानी कि एकांक लंबाई में, एल मतलब लंबाई, एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है वह रेखीय आवेश घनत्व है। और एकांक क्षेत्रफल में, ए मतलब क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है वह सिग्मा यानी पृष्ठीय क्षेत्र आवेश घनत्व है। और एकांक वॉल्यूम यानी कि एकांक आयतन में जितना आवेश रखा हुआ है, उपस्थित है, वह रो यानी कि आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। इस डेरिवेशन में इस चीज़ का यूज़ है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसे जिस भी सतह का क्षेत्रफल सदिश चाहिए उस सतह के लंबवत और बाहर की ओर जाइए। उस सतह के लंबवत और बाहर की ओर जाने पर हम लोगों को जो सदिश मिलता है वह क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये कर्व के शेप में है, जिस भी पॉइंट का, लेट से यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो यह सतह है और सतह के लंबवत और बाहर की ओर, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है यह क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बेलन जो होता है उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr_l। एल उसका उस बेलन का लंबाई होता है, आर बेलन का त्रिज्या होता है। और ये दो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए डेरिवेशन आने के लिए। एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, और एक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस के नियम से आता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डेरिवेशन के लिए? तो आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है यह भी समझ में आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जब कभी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इनडायरेक्ट में हम लोग छोटे छोटे भाग को जोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। और अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग डॉट को खोलते हैं यानी कि ए सदिश डॉट बी सदिश को जब हम लोग खोलते हैं तो ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और इन दोनों के बीच का जो ए सदिश और बी सदिश के बीच का जो कोण है उसका कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो यह चीज़ हम लोगों को डेरिवेशन के लिए पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया है, तो हम लोग को निकालना है कि इस तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो लेट से इस तार से हम आर दूरी पर गए, आर दूरी पर गए, तो यह दूरी कितना है? तार से आर दूरी है। अब इस बिंदु पर लेट से कोई सा बिंदु पी बिंदु है, ये बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम यह चीज़ पढ़ रहे हैं एक इस पे बेस्ड है गॉस के नियम पर। और गॉस का नियम जब हम लोग लगाते हैं तो एक गॉसियन पृष्ठ हमेशा माना जाता है। गॉस का नियम जब भी लगाया जाता है तो हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, और यह गॉसियन पृष्ठ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधानुसार इस केस में जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे वह बेलना मतलब बेलनाकार लेंगे, यानी कि एक बेलन लेंगे, एक बेलन लेंगे। ऐसा क्यों? ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु से होते हुए एक ऐसा बेलन लेंगे कि जो हम बेलन मान रहे हैं वह बेलन का अक्ष यह तार हो जाए।
इस बिंदु को मानते हुए एक ऐसा बेलन बनाएंगे कि बेलन का अक्ष जो है वह यह तार से होता हुआ जाए। तो इस बिंदु के सापेक्ष एक बेलन मान लेते हैं। तो बेलन कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। और ध्यान क्या रखने कि इस बेलन का जो अक्ष है वह यह तार ही बन जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो यह बेलन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, लगभग ये कुछ बेलन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बेलन मान लिया। लेट से ये बेलन की लंबाई एल है, कुछ इसका लंबाई है, और जो तार से पी बिंदु तक की दूरी था वही बेलन का त्रिज्या भी बन चुका है। तार से इस बिंदु की दूरी अब इस बेलन का त्रिज्या भी बन चुका है, दोनों बात सेम हो चुका है। तो यह हम लोगों ने मान लिया। अब दूसरी बात हम लोग ये मान लेते हैं, मानते हैं कि ये जो वायर है, ये जो तार है, इस पे हमने क्यों आवेश दिया है। मान लो प्लस क्यों आवेश हमने इस पे दे दिया, इस पर कुछ आवेश रखा हुआ है। ये पूरा आवेश मान लेते हैं कितना है, क्यों आवेश है। इस अनंत लंबाई के तार पर जो कुल आवेश है हम लोग मान लेते हैं क्यों है। अब हमेशा अगर हम लोग इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट का क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो इस सतह के लंबवत और बाहर की ओर जो क्षेत्र सदिश आएगा वह क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो इस सतह के लंबवत और बाहर की ओर, तो ये लंबवत और बाहर की ओर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो आया यह हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और इसे डी ए से दिखाते हैं, क्षेत्रफल सदिश को डी ए से दिखाते हैं। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग इस तार में रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा पूछें या वैद्युत क्षेत्र लाइन का दिशा पूछें तो वह दिशा इसी तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, ये ई। इस जो यहाँ पर कई सारे आवेश, कुल आवेश क्यों रखा है, इस कुल आवेश क्यों के कारण जो ई का दिशा है वह इस तरफ आता है। इसका प्रॉपर कारण भी है, आप इसको सीधा सीधा याद भी रख सकते हो, बाकी इसका रीज़न भी है। तो रीज़न यहाँ पे है। रीज़न इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई वायर होता है, एक हमने यहाँ पर तार लिया, यह तार अनंत हमने नहीं लिया, यह जनरल कंडीशन है। तो इस तार के कारण कोई भी आर बिंदु पर, कोई भी आर बिंदु पर जो ई का मान होता है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह दो पार्ट में आता है। एक इस तार के लंबवत यानी कि ये वाला हिस्सा, और एक इस तार के समांतर में। और जो समांतर का फॉर्मूला होता है वह यह होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो लंबवत वाला हिस्सा होता है उसका फॉर्मूला यह होता है। समांतर का फॉर्मूला यह होता है और लंबवत का फॉर्मूला यह। लेकिन यह केस है अनंत का, देखो दोनों सिरा अनंत पर गया है, यहाँ पर दोनों सिरा अनंत नहीं गया है। लेकिन अगर हम लोग इसको अनंत तक ले जाएंगे, यहाँ पर अनंत तक जब इसको ले जाएंगे तो यह θ1 θ2 बदल जाएगा। जब क्योंकि अनंत मतलब बहुत ज़्यादा दूर, तो बहुत ज़्यादा दूर मतलब ये एंगल धीरे 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 जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो पहले यहाँ और एंगल बढ़ा, फिर यहाँ और एंगल बढ़ा, फिर यहाँ, और ऐसे लगभग ये अनंत पर जब जाएगा तो θ2 बराबर हो जाएगा θ1 बराबर 90 अंश। मतलब ये चीज़ जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे दूर जाएंगे देखिए तो धीरे धीरे यह वाला जो कोण है वो धीरे 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 ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और जब ये अनंत पर है तो हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे मान सकते हैं, इसको अनंत मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे, यानी कि दोनों के बीच का 90 अंश का कोण बन गया है। और जैसे इसके साथ होगा वैसे ही यह भी धीरे 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 ऐसे होगा, यानी कि θ1 θ2 दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों 90 अंश के बराबर हो जाएंगे। कब, जब यह तार नॉर्मल तार ना होकर के काफ़ी ज़्यादा लंबाई वाला यानी कि अनंत लंबाई का तार हो चुका है। अब जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, θ1 θ2 दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों 90 अंश के, तो अगर हम लोग यहाँ पे θ1 और θ2 बराबर पुट कर देंगे तो cos θ1 माइनस cos θ2 जो कि आपस में बराबर है, तो ये दोनों कट करके ज़ीरो हो जाएंगे। और जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सब चीज़ को ज़ीरो कर देगा। इस वजह से ये जो ई पैरेलल का मान है ये पूरा पूरा ज़ीरो हो जाता है, यानी कि इस तार के कारण जो इसके समांतर का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वह नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके लंबवत वाला ही बचेगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो ये
कट करके आपस में ज़ीरो नहीं होंगे तो इसका प्रॉपर वैल्यू आएगा, जबकि इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये रीज़न था कि इसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र का दिशा सिर्फ इस तार के लंबवत दिखा दिया, इस तार के लंबवत केवल दिखाया, इस तार के केवल हमने लंबवत दिखाया, इस तार के समांतर में हम लोग नहीं दिखाएं। क्यों? क्योंकि जो इस लाइन के समांतर वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान है वह जीरो हो जा रहा है। यह हमने रीज़न बताया। बाकी आप रीज़न छोड़ भी सकते हो, सीधा सीधा इसको याद रख लीजिए कि इस कंडीशन में जो ई का दिशा है वह इस तरफ आएगा। याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ प्लस चार्ज रखा है और प्लस से जो फील्ड लाइन है वह दूर जाती हैं, तो इस हिसाब से आप ई याद रख सकते हो। तो ये रीज़न था। तो अब हम लोग यहाँ पर गॉस का नियम लगाएंगे। तो गॉस का नियम सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या है गॉस का नियम, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। यह फ्लक्स बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है, तो इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब अगर हम लोग इन दोनों को बराबर करते हुए चलते हैं आगे, तो यह हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन, डॉट को खोलने पर क्या हो जाता है, ई डी ए और कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, जहाँ पे थीटा क्या है, सदिश ई सदिश ए के बीच का कोण। तो सदिश ई और सदिश ई और सदिश डी ए आपस में समांतर है, कॉन्साइड कर गए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि डी ए और ई सदिश के बीच का जो कोण है वह जीरो अंश है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, जीरो। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे, और जीरो रखते ही कॉस जीरो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। तो कॉस जीरो 1 होता है, इस वजह से यह इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन से यानी कि सिर्फ यह चीज़ बच जाएगा। तो यह हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ई डी ए। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई बराबर क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और दूरी पर डिपेंड करता है, और ना हम यहाँ पर आवेश बदल रहे हैं, क्योंकि हमेशा आवेश क्यों है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, और यह दूरी भी नहीं बदल रहा है, यानी कि ई का मान भी नहीं बदल रहा है, यानी कि ई का मान हमेशा नियत है, और जो चीज़ नियत होता है वह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। अब बचा इंटीग्रेशन डी ए, और यह इंटीग्रेशन डी ए, यह पूरा इंटीग्रेशन डी ए का मीनिंग है, इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन डी ए का मीनिंग है जो हम लोग गाउसियन पृष्ठ माने हैं, जो हम लोग गाउसियन पृष्ठ माने हैं, उस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो पूरा यह गाउसियन पृष्ठ माने हैं, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमने एक खोखला बेलन माना है, तो इस खोखले बेलन का जो क्षेत्रफल होगा वही इंटीग्रेशन डी ए को बता रहा है, तो जो कि होता है 2 पाई आर एल, पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट और बराबर ई एज इट इज़, और इंटीग्रेशन डी ए, इस पूरे को हम लोग गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उसमें लैम्डा वगैरह भी है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लैम्डा आया है, लेकिन अभी यहाँ पर लैम्डा है नहीं, तो हम लोग इसको लैम्डा लाने की ट्राई करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ई बराबर कर लेते हैं, और लैम्डा यहाँ पे आवेश की जगह पे लैम्डा रख देते हैं, क्योंकि इसमें आवेश है नहीं कहीं पर, तो ये आवेश हटा दीजिए, और यहाँ पर लैम्डा है तो लैम्डा ला दीजिए। तो आवेश और लैम्डा में क्या रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई में एल, यानी कि यहाँ से हम लोग आवेश के जगह पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि लैम्डा एल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आवेश है वहाँ पर लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो इस आवेश की जगह पर लैम्डा एल डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इसके प्लेस पे हमने लैम्डा एल लिख दिया, इसके प्लेस पे लैम्डा एल, और यह ऐसे ई, फिर यह सारी चीज़ हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एल
एल गया और ई को बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमको ई ही चाहिए, तो ई बराबर कर लेते हैं। तो ये लैम्डा एज इट इज़, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और यह चीज़ इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr। अब जो यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्मेट है यह बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो और यहाँ से भी 2 से गुणा कर दो। इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा 2 लैम्डा और डिवाइड बाय में ये हो जाएगा 2 और 2 का प्रोडक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे r, जो कि ऊपर वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो यह e का फॉर्मूला आ गया और यही हमको प्रूफ करना था। तो इसका हम लोग समरी एक बार देखते हैं। तो इसका समरी है, सबसे पहला हमको एक गाउसियन पृष्ठ मानना है क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे गॉस का नियम लगेगा और उसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो इससे r दूरी पर हमको ई निकालना है, तो उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ एक बेलन मान लिया है। फिर दूसरे स्टेप में उस बिंदु पर हमको ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए यानी कि क्षेत्रफल सदिश का दिशा निकालना है। तो ई का दिशा प्रॉपर हमने बता दिया, इस तरफ आएगा, याद रख लेना है या फिर रीजन भी जान सकते हैं। दूसरा डी ए, तो यह डी ए की दिशा हम जानते हैं कि सतह के लंबवत बाहर की ओर। फिर तीसरे स्टेप में आप सीधा गॉस का प्रमेय यूज़ कर दीजिए। तो गॉस का प्रमेय यह है और गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग तो ये है, बट फ्लक्स यह भी बताता है। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला ये, तो इन दोनों को आपस में हमने इक्वेट कर दिया। अब जैसे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए आएगा और इंटीग्रेशन डी ए का मीनिंग है हम जो गॉसियन पृष्ठ माने हैं। इंटीग्रेशन डी ए का मीनिंग क्या है, हम जो भी गॉसियन पृष्ठ माने हैं उसका क्षेत्रफल। तो हमने एक खोखला बेलन माना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πrl। तो इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया नीचे तक। और लास्ट में फोर्थ स्टेप क्या है, अरेंजमेंट। हमको जो रिक्वायरमेंट ऊपर वाला है यह रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि ये चीज़ लाने के लिए ई के साथ यहाँ पर हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ऊपर वाला चीज़ बन गया। तो यह 4 स्टेप यूज़ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।